हेलो एवरीवन, नमस्कार। राय पब्लिकेशन की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था संधि का पहला पार्ट। आज हम पढ़ेंगे संधि का दूसरा भाग, यानी कि व्यंजन संधि। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर दोनों के योग से मिलने वाली ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन पहला जो अक्षर होगा वो व्यंजन होगा और दूसरा व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो ये खास तौर से ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि में व्यंजन धन व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। व्यंजन संधि के विभिन्न भेदों को समझने से पूर्व उनके उच्चारण को समझना, उच्चारण स्थान को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम आपको एक तालिका के माध्यम से यहाँ पर समझा रहे हैं। इस तालिका को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको ये पता रहे कि कौन से अक्षर का, कौन से वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। यहाँ पे आपको तालिका नजर आ रही है। इस तालिका में सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ण का नाम, उच्चारण स्थल और वर्ण ध्वनि का नाम। सबसे पहले हम वर्ण का नाम देखते हैं। ए, आ, औ, कै वर्ग और विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है दो पॉइंट्स जो होते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। ए, आ, औ, कै वर्ग में कै, खे, गे, घे, ये जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थल होता है कंठ, कंठ की कोमल तालु। और इस वर्ण ध्वनि का नाम होता है कंठे ध्वनि। 2 नंबर पे देखिए, ई और च वर्ग, ये और श, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं, इसलिए इसे, माफी चाहूंगा। 2 नंबर पे देखिए, ई, च वर्ग, ये और श, ये तालु से उच्चारित होती है, इसलिए इसे तालव्य ध्वनि कहते हैं। नंबर 3 पे देखिए, री और टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, ण, ये और रे और श, षटकोण वाला श, ये मूर्धा से उच्चारित होती है, इसलिए इसे मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। नंबर 4 पे देखिए, तै वर्ग और ले और स, ये दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि मतलब जब इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है तो हमारे जीभ का आगे वाला हिस्सा दांतों से टकराता है, इसलिए इसे दंत्य ध्वनि कहते हैं। नंबर 5 पे देखिए, उ और पै वर्ग। पै वर्ग में पै, फै, बै, ये जितने भी वर्ण हैं इनका अगर हम उच्चारण करेंगे तो हमारे ओष्ठ जो होठ हैं ये आपस में मिलेंगे, इसलिए इसे ओष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। नंबर 6 पे देखिए, ए, अंग, इया। नंबर 6 पे देखिए, अंग, अया, अंगा, इया, अणा, न और मा, ये नासिका से, नाक से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे नासिक्य ध्वनि कहते हैं। नंबर 7 पे देखिए, ए, अय, ये कंठ और तालु दोनों से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं। नंबर 8 पे देखिए, ओ, औ, इसमें कंठ भी काम में आ रहे हैं और ओष्ठ भी काम में आ रहे हैं, इसलिए इसे कंठोष्ठ ध्वनि कहते हैं। नंबर 9 पे वह, ये दांत और ओष्ठ दोनों काम आ रहे हैं इसमें, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य ध्वनि कहेंगे। और नंबर 10 पे है सुर तंत्र, ये अलिजिह्वा से उत्पन्न होता है। ये एक चार्ट था जिससे आपको ये पता चला कि कौन सा वर्ण कहां से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आप देखिए, घोष व्यंजन संधि सारणी। अब जब ध्वनियां जो होती हैं उनको हम घोष
घोष या सघोष कहते हैं और शेष ध्वनियों को अघोष कहा जाता है। घोष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? ग, ड, ज, ब, द। और अघोष क, ट, च, प, त। यानी घोष में घोष ध्वनि जो होती है इसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन में तथा य, र, ल, व में हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं ये कंपित होती हैं, इसलिए इन ध्वनियों को घोष या सघोष कहा जाता है। घोष ध्वनियां किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन में तथा य, र, ल, व और ह में जब हम इनको बोलेंगे तो हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं ये वाइब्रेट करती हैं, कंपित होती हैं, इसलिए इन्हें ध्वनियों को घोष या सघोष कहा जाता है। और जितनी बाकी की शेष ध्वनियां होती हैं उनको अघोष कहते हैं। यहां पर अघोष में अल्प प्राण और महाप्राण का भी एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क, ग, ञ, च, ज, ण, ट, ठ, ड ये जितने भी हैं ये अल्प प्राण के हैं। ख, घ, छ, झ, ट, ढ, त, ध ये महाप्राण के हैं। चलिए, ये व्यंजन संधि के नियम पढ़ने से पहले ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की, जो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले ये खास ध्यान में रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यंजन संधि बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आती है। इसके जो नियम हैं उसको आप खास तौर से ध्यान में रखेंगे तो आपकी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। सबसे पहला नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त या प ये वर्ग के पहले अक्षर हैं, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द ये पहले वर्ग के पहले अक्षर हैं। व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा या य, र, ल, व आए तो उसके व्यंजन वर्ण की जगह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द, ब बन जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूं, यहां पर पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी पहले अक्षर का दूसरे अक्षर में परिवर्तन। क, च, ट, त और प, और यहां पर तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द और ब में बदल जाएगा। उदाहरण से देखते हैं, दिक प्लस अंबर, तो ये क है, ये क किस में बदल जाएगा? ग में। ट किस में बदल जाएगा? ज में। च किस में बदल जाएगा? ज में। ट किस में बदल जाएगा? ड में। त किस में बदल जाएगा? द में। और प ब में। अब यहां पे देखिए क है, तो क किस में बदलता है? ग में। तो दिक प्लस अंबर हो गया दिगंबर। षट प्लस गुण, षट धन गुण, ट किस में बदलता है? ड में, तो ये हो गया षट गुण। दिक प्लस विजय, यानी दिग्विजय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा दिक प्लस विजय। कै किस में बदल गया? ग में। वाक धन ईश, क किस में बदलता है? ग में, तो वागीश। षट प्लस यंत्र, ट किस में बदलता है? ड में, तो षड्यंत्र। षट प्लस दर्शन, ट फिर से ड में, तो षड यंत्र। जगत प्लस ईश, त किस में बदलता है? द में, तो जगदीश। जगत प्लस आनंद, त किस में बदलता है? ग में, तो जगत आनंद। इसी तरह से सत प्लस आत्मा। ये खास तौर से ध्यान रखिए, व्यंजन संधि के नियम में वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे में बदल जाएगा। आप तो खास तौर से यहाँ पे इसको ध्यान में रखिए कि ये
वर्ग का पहला वर्ण जो है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पे क्या आ रहा है, जो यहां पे आ रहा है उसको आप उसी के तीसरे में चेंज कर दीजिए। व्यंजन संधि के नियम का दूसरा नियम, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर या वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो तो प्रथम वर्ण भी अपने ही वर्ण के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट और त और पै वर्ग, इसमें से अगर प्रथम अक्षर आया, वर्ग का पहला वर्ण इसमें से अगर आता है तो उसका सीधा परिवर्तन पांचवें में हो जाता है। अंगा, ण, न, इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, ऋक, धन, मंत्र। ऋक, धन, मंत्र, तो ये क वर्ग है और ये क अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो क है ये पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से अगला उदाहरण देखते हैं, षट प्लस मातुर। ये जो ट है ये ट अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। पांचवें में अगर बदल जाएगा तो क्षमातुर। इसी तरह से वाग प्लस मैं, यहां पे क है, क अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवें में हो जाएगा तो वांग्मय। अगला उदाहरण देखते हैं, श्रीमत प्लस नारायण। इसमें जो तय है इसको ध्यान में रखिए, पहले वर्ण को। दूसरा नियम जो है संधि का, व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में अगर आपको कहीं पहला दिख जाए तो उसको सीधा हम तीसरे में, अंतिम में, पांचवें में बदल देंगे। तो इसका हो जाएगा श्री मां, और जो आधा त है ये किस में बदल जाएगा, ना में। इस तरह से व्यंजन संधि का दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का तीसरा नियम, छ संबंधी नियम। इस नियम के अंदर ह्रस्व या दीर्घ अगर स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसके साथ में अगर छ आता है तो वो छ बन जाता है। जैसे कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, जिनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, आई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जिनको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है बोलने में। अगर ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व स्वर के बाद में अगर च आता है तो वो छ बन जाता है, और ह्रस्व स्वर के बाद, दीर्घ स्वर के बाद में प्लस छ आता है तो वो छ बन जाता है। दीर्घ स्वर है और उसके बाद में छ है तो वो छ बन जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, यहां फोकस कीजिए आप। अनु उ की मात्रा है, प्लस छेद तो अनुच्छेद। प्रति प्लस छाया, प्रति छाया। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, नियम नंबर 4, और ये है तय संबंधी नियम। इस तय संबंधी नियम में खासतौर से ये ध्यान रखिएगा कि च और छ, ज, झ, ट और ठ, ड, ढ और ल, ये जो होते हैं इसमें से हम कौन सा अक्षर लेंगे। जो च होता है, च और छ में से बड़ा कौन, च। ज, झ में से बड़ा कौन, ज। ट, ठ में से बड़ा कौन, ट। ड, ढ में से बड़ा कौन, ड। ल में ल। ये आप खास तौर से ध्यान रखिएगा कि तय के पश्चात अगर च आ जाए
तय के पश्चात अगर तय के पश्चात अगर च आ जाए तो वो हो जाता है आधा च और तय के पश्चात अगर च आ जाए तो ये च हो जाता है। तय के पश्चात अगर छ आ जाए तो ये हो जाता है छ। अगर त का पश्चात ज आ जाए, त का पश्चात अगर ज आ जाए तो ये हो जाता है ज। अगर तय के पश्चात तय आ जाए, तय आ जाए तो ये हो जाता है। और अगर ल आ जाए, अगर ल आ जाए तो ल हो जाता है। अब यहां से कुछ उदाहरण से देखते हैं हम। उच्चारण का उत प्लस चारण, जैसा कि मैंने बताया तय के बाद में अगर च आ जाए तो आधा च और पूरा च उच्चारण हो जाता है। उद प्लस जवल, अगर जैसा कि मैंने बताया तय के पश्चात अगर ज आ जाए तो उद प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस लास उल्लास। ल जो है उसके तय के बाद में अगर ले आ जाए तो ल हो जाता है। उद प्लस छेद उच्छेद, उत प्लस श्वास उच्छ्वास। ये इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इसे तय संबंधी नियम भी कह सकते हैं। अगर तय के पश्चात च या छ आ जाए तो ज और झ के आ जाए तो ज, ट और ठ आ जाए तो ट, ड और ढ आ जाए तो ड लग जाता है। चलिए नियम नंबर 5, नय संबंधी नियम। इस नियम में यदि नय से पहले री, श और र अगर आ जाएं, अगर न से पहले री, श और र आ जाए तो जो न होता है वो ण में बदल जाता है। जैसे परी प्लस न, परी प्लस न। अब यहां पर न से पहले देखिए आप री, श और आर र है, री, श और र है, तो यहां पर र है और ये र है तो न किस में बदल जाएगा? ण में। यहां पर कृष प्लस न है, वहां श है, षटकोण वाला श है। अगर न से पहले श है तो न किस में बदल जाएगा? ण में। ये श आधा हो जाएगा और न ण में बदल जाएगा। तो ये है न संबंधी नियम। इतना सा ध्यान रखिए, यदि न आए तो न से पहले री, श और र अगर आपको दिख जाए संधि विच्छेद में तो उसमें संधि होगी कौन सी? व्यंजन संधि। तो जो न है वो ण में बदल जाएगा। व्यंजन संधि को अगले नियम से समझते हैं, मैं संबंधी नियम। इस नियम के अंदर मैंने शॉर्ट फॉर्म इसका बनाया है, वो आप ध्यान से देखिए। मैं के बाद जैसा कि नियम किताबों में दिया हुआ है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आए उसी वर्ग का नासिका। यानी मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन यानी वर्ग होता है क, ख, ग, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, ब, उसी का नासिका। अगर यहां पे जिस वर्ग का व्यंजन यानी अगर यहां पर मैं है, अगर यहां पे आपको मैं दिखाई दे रहा है, मैं के बाद में ग है तो ग वर्ग में कौन सा आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। अंग, इय, अणा, अंग, इय, अणा, न और यह म। ये है पांचवें
उसी वर्ग की नासिका है, यानी कि पांचवें वर्ण है लास्ट वाले। जिस वर्ग का व्यंजन अगर आपको दिख गया ग, ग कौन से वर्ग में आता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो यहां पर अंग आएगा की मात्रा आ जाएगी। सम प्लस गति संगति, अंग, अंग, संग। अगर इसको आप बोलेंगे संगति तो संग, अंग। भयम प्लस कर, यानी क वर्ग का पांचों वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, अंग, भयंकर, अंग, भयंकर। और अगर मैं संबंधी नियम में एक और चीज देख लीजिए, मैं के पश्चात अगर य, र, ल और व आ जाए तो सम प्लस वर्धन, यहां पर म के पश्चात वह तो अनुस्वार आता है, और अनुस्वार होते हैं अंग, इय, अणा, न, म, जो नाक से बोले जाते हैं। संवर्धन, सम प्लस यम, यहां पे ये आ गया है तो संयम। सम प्लस हार, संहार, अंगार, अंग, अंग, इय, अणा, न और म। इतना सा ध्यान रखिए इन शॉर्ट फॉर्म, जब भी हम एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है, हमें ट्रिक्स शॉर्ट में उस चीज को निपटाना होता है। तो इसलिए मैं संबंधी नियम ये ध्यान में रखिए कि मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आ रहा है उसी वर्ग का उसकी जगह पे नासिका आ जाएगी। और नासिका क्या होती है? अंगा, इया, अणा, न और मा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग में से च आ गया, छ आ गया, ज आ गया, या ट में से ट वाली लाइन में से ट, ढ, ढ, ढ आ गया। अगर ढ आ गया तो उसके लास्ट वाला नासिका क्या है वो आपको उसकी जगह पे पुट कर देनी। तो ये वाली जो लाइन है ये आप ध्यान रखिए और गांठ बांध लीजिए कि म संबंधी नियम में जिस वर्ग का व्यंजन है उसी वर्ग की नासिका वहां पे डाल दीजिए, आपकी संधि बन जाएगी। यह है व्यंजन संधि का छठा नियम। व्यंजन संधि को समझते हैं नियम नंबर 7 के साथ। सह संबंधी नियम। सह संबंधी नियम में क्या होता है? जो सह होता है वो श में बदल जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि श के पश्चात त या थ अगर आपको दिख जाए, श के पश्चात जो स है वो श में बदलेगा। एक बात ये ध्यान रखिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो श है उसके पश्चात अगर तय या थ है, तय तराजू और थ थन वाला, तो श के पश्चात अगर तय या थ है तो तय जो है वो ट में बदल जाएगा और थ जो है वो ठ में बदल जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। साथ ही एक और ट्रिक बताता हूं, यदि स व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द से पूर्व हर्स्व स्वर ई या उ आ जाए तो 3 चीजों में से जो आपको अच्छे से याद रह जाए वो आप याद रख लीजिए। स जो होता है वो श में बदल जाता है। अगर श के पश्चात त या थ है तो वो ट और ठ में बदल जाता है। उदाहरण से देखते हैं, प्रति प्लस स्था। यहां पर जो ये स है इसके बाद में अगर तय आता तो वो ट में बदल जाता, और अगर थ है तो ये ठ में बदल जाएगा, इसलिए प्रतिष्ठा। वी प्लस साद, ये जो स है ये इस श में बदल जाएगा, विषाद। परि प्लस सद, ये जो स है ये किस में बदल जाएगा? श में, परिषद। प्रति प्लस सेद, प्रतिषेध। आकृष प्लस तय, यहां पे अकेला तय है श के पश्चात, इस श के पश्चात अकेला तय है तो ये तय किस में बदल जाएगा? ट में। और आकृष्ट। सृष प्लस ती, श के पश्चात तय है तो ये ट में बदल जाएगा, सृष्टि। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, स जो है वो श में बदलेगा, और श के पश्चात अगर तय या थ आ जाए तो तय ट में बदल जाएगा और थ
6 में बदल जाएगा। ये थे हमारी राय पब्लिकेशन की व्यंजन संधि। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अच्छे से तैयारी करते रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। धन्यवाद।